गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको फिर से न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेईई एडवांस के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स मैं आपको फिर कराने जा रहा हूँ। और एक डेरिवेशन मैंने दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting on a dielectric slab when this is introduced between plates of चार्ज कैपेसिटर। बच्चों, ये डेरिवेशन मैं आपको पिछले एपिसोड में दे चुका हूँ। जब मैंने इस अट्रैक्शन फोर्स को डिराइव किया था तो ये फोर्स कांस्टेंट आया था, उसमें कोई भी वेरिएबल का टर्म नहीं था। एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके प्लेटों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, अगर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को उसको एंट्री पॉइंट पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और ये कांस्टेंट नेचर का होता है। इसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इस फोर्स के फार्मूले को आज हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। इस फोर्स का फार्मूला क्या मिला था? बच्चों, डिराइव करने पर इस फोर्स का फार्मूला इतना आया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू बी ई स्क्वायर के माइनस 1/2d। इसमें कोई वेरिएबल टर्म नहीं था। एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बी इज विड्थ ऑफ द प्लेट as well as width of the slab, and E for EMF of the connected battery, K is dielectric constant of the slab, and D is gap between two capacitor plates। इस फोर्स के फार्मूले को आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनाएंगे। सो देखिए फिर, इन द बिलो शोन फिगर a dielectric slab is introduced from rest at the entry point of a capacitor connected with a battery at t equals 0 at x equals 0. Ignore the gravity and friction. Find out the time period of oscillation. Dimensions are shown. बच्चों, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट है। टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेट, bottom horizontal plate. The gap between two plates is D. Dimension is L by B. L for length and B is lateral width. A battery is continuously connected between two plates and EMF of the battery is given as E. बच्चों, ये एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है। इसका जो थिकनेस है स्लाइटली लेस दैन D, वेरी स्लाइटली लेस दैन D, और इसको एंट्री पॉइंट पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका डायमेंशन L डैश बाई B। L डैश इसका लेंथ होगा, B इसका लेटरल विड्थ होगा। B लेटरल विड्थ स्लैब का और प्लेट का दोनों इक्वल रखा गया था डेरिवेशन के वक्त। L डैश इसका लेंथ होगा। ये L से कम भी हो सकता है, L से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे फोर्स के फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड K is dielectric constant of the slab and M is mass of the slab। बच्चों, जब इसको एंट्री पॉइंट पर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आप डेरिवेशन पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगी इनवर्ड, एक्सेलरेट होगी, फिर इसमें ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा। ग्रेविटी को जीरो मानना है, फ्रिक्शन को भी जीरो लेना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड करना है। यह आपका क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूँ। बच्चों, इस डायग्राम को देखो। इस फोर्स की वजह से इस स्लैब के सेंटर ऑफ मास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होगा, उससे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एट द मोमेंट सोन
say time it's 0 and x displacement is 0 and initial velocity is 0, and because of this acceleration सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी स्लैब सेंटर पे पहुंच जाएगी और स्लैब का सेंटर ऑफ मास कैपेसिटर के सेंटर पे पहुंच जाएगा। तब तक ये एक्सेलेरेशन उसमें डेवलप हुआ रहेगा, ये फोर्स उस पर लगता रहेगा और इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन तक लगातार उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। अब इस पॉइंट पे पहुंचने पर स्लैब के सेंटर ऑफ मास में लेफ़्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी डेवलप होगी एंड ऑब्वियसली वो मैक्सिमम होगी। इसको हम लोग राइट एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे और इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम से मीन तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड अपॉन 4 होता है। प्यारे बच्चों, डायग्राम से आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी एल प्लस एल डैश बाई 2। देखो दिखाता हूँ, दिस वन इज एल डैश बाई 2 and this is L by 2 and taking their sum we have displacement of center of mass L plus L dash by 2। यहाँ पे टाइम का रीडिंग होगा कैपिटल T by 4 और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी L plus L dash by 2 और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम से Vm। इज इट? प्यारे बच्चों, आपको बता चुका हूँ कि ये फोर्स कांस्टेंट आता है, ग्रेविटी फ्रिक्शन 0 लेना है, तो एक अकेला फोर्स इस पे काम करेगा और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ये है तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और ये है मीन पोजीशन, टाइम टेकन T by 4। बच्चों, ऑसिलेशन क्यों होगा मैं समझाता हूँ। इस वक्त इसके सेंटर ऑफ मास में लेफ़्ट डायरेक्शन में एक मैक्सिमम वेलोसिटी डेवलप हो गया है, इसलिए स्लैब यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये इनर्शिया की वजह से लेफ़्ट साइड में जाने लगेगी। लेकिन जैसे ये स्लैब लेफ़्ट साइड में जाना शुरू करेगी इस फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपली आप रियलाइज़ कर सकते हो। यही फोर्स पलट के राइटवर्ड हो जाएगा। राइटवर्ड होने की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिड्यूस होगी और जब पूरी की पूरी स्लैब बाहर निकल आएगी तो उसकी वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगी, मगर ये फोर्स लगता रहेगा, राइट साइड में लगता रहेगा। ये फोर्स उसको वापस खींच कर लाएगा, मोशन में सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ मास पे फिर से वेलोसिटी राइटवर्ड होगी, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फिर से स्लैब राइटवर्ड जाएगी। जब पूरी की पूरी स्लैब बाहर निकल जाएगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोबारा 0 हो जाएगी। फिर ये फोर्स लेफ्टवर्ड हो जाएगा, फिर उसको खींच कर लाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो राइट एक्सट्रीम होगा यहाँ पर और जितनी डिस्टेंस पर होगा, मोशन में सिमेट्री होगी, उतनी ही डिस्टेंस पर लेफ़्ट साइड में एक लेफ़्ट एक्सट्रीम भी होगा और यही दोनों एक्सट्रीम के बीच में सेंटर ऑफ मास इसका ऑसिलेट करेगा। राइट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में लगने वाला टाइम कैपिटल T by 4 होता है। यहाँ पे कैपिटल T को कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप समझ सकते हो कि एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो गैलीलियो इक्वेशन इन दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई करने के बाद कैपिटल T को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, वही मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। मैं गैलीलियो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूँगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी पता है। बच्चों, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए अट्रैक्शन फोर्स को मास से डिवाइड करना होगा। तो मास से डिवाइड करने पर
एक्सेलेरेशन की वैल्यू इतनी आएगी। आप देख सकते हो कि क्वांटिटी कांस्टेंट है। नाउ यूजिंग गैलीलियो सेकंड इक्वेशन, डेल्टा एक्स इक्वल्स यू सी टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर। Delta x is horizontal displacement in 0 to t time, and you already know this is L plus L dash by 2. Initial velocity of center of mass is 0, time taken t by 4, then plus half, this is value of AC, and this is final time t by 4 whole square. प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, इस बाई 2 को इस बाई 2 से कैंसिल करा दोगे, फिर डिनोमिनेटर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पूरे न्यूमरेटर से ला के यहाँ डिवाइड करोगे, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो टी बाई 4 की वैल्यू आएगी। तो ऐसा कुछ जब करोगे बच्चों तो टी बाई 4 अंडर रूट में इतना आएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे रूट के बाहर जाके वो 16 होगा, 16 इंटू 2 32 होगा। कैपिटल टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 32 DM L प्लस L डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट B इंटू E स्क्वायर के माइनस 1। सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बच्चों ऑसिलेशन तो होगा लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे बट सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसलिए बच्चों ये मोशन पीरियोडिक होगा बट सिंपल हार्मोनिक कतई नहीं होगा, याद रखना इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, consider gravity but ignore friction for the equilibrium of the whole system. Find capital M, dimensions are properly shown. बच्चों इस क्वेश्चन में फिर से कैपेसिटर दिखाया हुआ है, प्लेट्स उसके हॉरिजॉन्टल हैं, बैटरी कनेक्टेड है, गैप बिटवीन टू प्लेट्स D, प्लेट का डायमेंशन L बाई B, डायलेक्ट्रिक स्लैब का डायमेंशन L डैश बाई B, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, मास M, इसका जो थिकनेस होगा वेरी वेरी स्लाइटली लेस देन D होगा। फ्रिक्शन को 0 लेना है मगर ग्रेविटी को इस बार काउंट करना है। सिस्टम को एक फिक्स टेबल पे रखा हुआ है बच्चों, फिक्स टेबल के कॉर्नर पे एक पुली सस्पेंडेड है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग उससे पास कर रही है और स्ट्रिंग भी लाइट है और इन एक्सटेंसिबल, आइडियल कंडीशन मान लिया जाता है। स्ट्रिंग से कैपिटल M हैंग हो रहा है। क्वेश्चन के मुताबिक पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई मोशन नहीं है, उसके लिए कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है। बच्चों हम लोगों को पता है कि जब ये स्लैब कैपेसिटर के अंदर एंट्री ले चुकी है तो इस पर एक लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा। हम लोग इसमें 2 तरह के सिस्टम बनाएंगे और उसके एनालिसिस करेंगे। बच्चों एक सिस्टम आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब होगा, इसकी बाउंड्री देखो मैंने यहाँ पे पिंक कलर से दिखा रखी है, ये बच्चों सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्री पर बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल रियल फोर्स कौन कौन से होंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, फिर इसका वेट डाउनवर्ड होगा, फिर इस लोअर प्लेट का यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। बच्चों अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड वेट बैलेंस हो जाएंगे इसलिए उनको मैंने शो नहीं किया है, उनका कोई रोल नहीं होगा, बस यूँ समझो कि वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। हाउएवर जो सिस्टम बाउंड्री ने तुम्हारे स्ट्रिंग को यहाँ पे काटा है तो इस कटे हुए पॉइंट पर टेंशन दिखाओगे
स्ट्रिंग का टेंशन हमेशा टेंजेंशियल और आउटवर्ड दिखाया जाता है। टेंशन टी राइटवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स लेफ्टवर्ड, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एफ इक्वल्स टी करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा बच्चों, वो इक्वेशन मैंने बनाया है, देखो आप। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स 0 implies t minus f equals 0, that is t equals f e, equation number 1. Similarly, see FBD of capital M in the next figure. Sigma f is 0, that is t minus mg equals 0, and m equals t by z. प्यारे बच्चों, FBD आप देखो कैपिटल M का, देखो कैसे बनता है। पिंक कलर से मैंने एक सिस्टम बॉडी फिर से दिखाई है। तो रियल एक्सटर्नल फोर्स में इसका वेट कैपिटल एम जी आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन टी इस पे अपवर्ड आएगा। सिर्फ दो ही रियल फोर्स होंगे क्योंकि आपको फ्रिक्शन लेना नहीं है, और एयर का बर्न फोर्स 0 मान लेते हैं क्योंकि ये हैवी बॉडी है, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, टी और एम जी बैलेंस हो जाएंगे। इक्वेशन बनाओगे प्लस टी माइनस एम जी इक्वल्स 0, सिग्मा एफ आई 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी, कुछ ऐसा होगा। देखो सिग्मा एफ आई 0, दैट इज टी माइनस एम जी इक्वल्स 0, implies m equals t by z. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 t की जगह पर एफ ई पुट कर दो। नाउ एम कम्स आउट एफ ई बाय जी, एफ ई का फॉर्मूला पुट कर डालो, जी से डिवाइड कर दो, देन एम विल कम आउट दिस मच, एप्सिलॉन नॉट बी इंटू ए स्क्वायर के माइनस 1 अपॉन 2 डी जी। ये हो गया कैपिटल एम की वैल्यू। सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हैंगिंग मास की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर मास इससे ज़्यादा हुआ तो सिस्टम मूव कर जाएगा डाउनवर्ड, और अगर मास इससे कम हुआ सिस्टम मूव कर जाएगा अपवर्ड। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोला है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करके मैंने मास को फाइंड आउट कर लिया। ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The below system is placed on a frictionless table. The plane of the system is shown. Consider gravity but ignore friction. For the dielectric doublet to remain at rest, find the ratio E1 by A2. बच्चों इस डायग्राम में सिस्टम का प्लान दिखाया हुआ है। प्लान का मीनिंग होता है किसी सिस्टम को अगर ऊपर से फ़ोटो खींचा जाए, फ्लाई करके टॉप पे चले जाओ, ड्रोन कैमरे से उसका फ़ोटो ऊपर से ले लो, तो उस डायग्राम को प्लान ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और स्टेशनरी है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, स्टेशनरी है। बच्चों डायग्राम में दो डायलेक्ट्रिक स्लैब है, K1 और K2, दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों को चिपकाया गया है। सपोज किसी स्ट्रॉन्ग एडेसिव से दोनों को चिपकाया हुआ है। K1 का जो सरफेस डायमेंशन है L1 डैश बाई बी है, K2 का डायमेंशन L2 डैश बाई बी है। L1 डैश लेंथ है, B इसका लेटरल विड्थ है, L2 डैश इसका लेंथ है और B इसका लेटरल विड्थ है। ये जो K1 है बच्चों, ये कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इंट्रोड्यूस्ड है, एंड द गैप बिटवीन टू प्लेट्स इज D1. बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स हैविंग EMF E1. K2 एक दूसरी कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसके प्लेट का डायमेंशन L2 बाई बी, गैप है D2,
और जो बैटरी कनेक्टेड है वो उसका EMF है E2। इसका डायमेंशन L1/B, L1 इसका लेंथ होगा और B इसका लेटरल विड्थ होगा। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि जो डायलेक्ट्रिक डबलेट है ये रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो इसको रेस्ट में मेंटेन होने के लिए E1/E2 का रेशियो निकालना है। हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। इस डबलेट को ही सिस्टम बना लेंगे। इसके फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम सिग्मा fx इक्वल 0, दैट इज F2 माइनस F1 इज 0, आई मीन F1 इक्वल्स F2। बच्चों इस सिस्टम का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा और वो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। उनको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। सिस्टम इन दोनों को मिलाकर बाउंड्री बार्स बनाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स F1 लेफ्ट आएगा और F2 राइट आएगा। और इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन होने के लिए F1 और F2 को इक्वल होना ज़रूरी होगा, तभी इस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 में F1 इक्वल्स F2 कर दो, F1 इक्वल्स F2। बच्चों फार्मूला पढ़ चुके हो। F1 की वैल्यू आती है ε0B E1 स्क्वायर K1 माइनस 1/2D1। F2 की वैल्यू आएगी ε0B इंटू E2 स्क्वायर K2 माइनस 1/2D। बच्चों 2 को 2 से कैंसिल करा दो, ε0B को ε0B से कैंसिल करा दो। जो बचा उसको कंपेयर कर डालो। कंपेयर करने के बाद E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करो। Then E1 square upon E2 square comes out D1 into K2 minus 1 upon D2 into K1 minus 1। उसके बाद बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लो एंड आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट you have E1 upon E2 equals अंडर रूट ऑफ D1 by D2 into K2 minus 1 upon K1 minus 1। तो बच्चों ये E1 E2 का रेशियो आ गया और यही आपसे पूछा था, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वन मोर क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम में समझाता हूँ। देखो डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिखाया है देयर आर 4 आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन and plate area is capital A. This one is first horizontal plate, second horizontal plate, third horizontal plate and fourth horizontal plate। चारों आइडेंटिकल हैं। ओवरलैपिंग एरिया 100% इक्वल टू कैपिटल A है and the gap between first and second plate is D, between second and third is D, between third and fourth is 1.5 D। एक कॉपर वायर यहाँ से कनेक्टेड है, एक कॉपर वायर थर्ड प्लेट से कनेक्टेड है। सेकेंड प्लेट और फोर्थ प्लेट को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। बच्चों जब कॉपर वायर इन दोनों के बीच में लगा दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ कि जब दो कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो स्टेडी स्टेट में दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। आई मीन सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल और फोर्थ प्लेट का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। प्यारे बच्चों आपसे इस सिस्टम में क्या क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। सेकेंड पार्ट पूछा है इफ अ बैटरी ऑफ EMF E is connected between A and B then find the charge
distribution on each 8 surfaces. थर्ड पार्ट है बच्चों, find the intensity of electric field between second and third plates. Fourth part, find potential difference between second and third plates. Fifth part, find the stored potential energy between second and third plates. Consider air filled space everywhere. बच्चों इस डायग्राम में टोटल 4 क्वेश्चन पुट अप किए गए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। See the next figure for the reference. बच्चों आप क्या करो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो। सपोज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ थर्ड प्लेट। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैं समझा दे रहा हूँ और उसे आप हमेशा अप्लाई करना है। दरअसल होता क्या है, कहते हैं कि ये जो गैप होता है ये नेग्लिजिबल होता है, ये कुछ मिलीमीटर का ऑर्डर का होता है और इसके कंपैरिजन में प्लेट का डायमेंशन 100 गुना से ज़्यादा होता है। तो जो भी इस पे चार्ज अपेयर होगा उसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज मानोगे और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। फिर सभी प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर का सिस्टम बनाते हैं और उनके आउटरमोस्ट सरफेस पे चार्ज हमेशा 0 होता है। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप चार्ज 0 दिखाओगे, आउटरमोस्ट यहाँ भी चार्ज 0 दिखाओगे। चार्ज जब भी दिखाना होगा केवल इनर सरफेसेस पर ही दिखाना होगा। अब बच्चों को चीज़ें और ध्यान रखनी होंगी। जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उस प्लेट पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और जिस प्लेट को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसके दोनों सरफेस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही आएगा। सिर्फ नेगेटिव आएगा दोनों सरफेस पर जिसको आपने नेगेटिव से जोड़ा है। बैटरी का रोल है बच्चों कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन पुल करेगी और इस प्लेट पे पहुंचा देगी। इसका मतलब इस प्लेट पर जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट होगी उतने ही ये दोनों सरफेस मिलाकर इस पर इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाएंगे। मतलब इस अकेले पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये दोनों नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो बच्चों बैटरी से जो प्लेट जुड़ी है उसका थ्योरी तो बता दिया। सेकेंड प्लेट हाउएवर बैटरी से नहीं जुड़ी। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इंडक्शन होगा। माना कि फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज अपेयर हुआ है वो प्लस कैपिटल क्यू अपेयर हुआ है, तो उसके ठीक सामने जो कनेक्टिंग सरफेस होगा उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपेयर होगा। बच्चों ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जो कि आप पढ़ चुके हो। कैपेसिटर की इनर सरफेसेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होता है, तभी गॉस लॉ सेटिस्फाई होता है। तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है आपको। तो हर हाल में यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। प्यारे बच्चों इस वाले सरफेस पर जो बैटरी से नेगेटिव दिखाए हो इसके बारे में आपको मालूम नहीं था कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने उसको सिंबल दे दिया माइनस स्मॉल क्यू, जानबूझकर दे दिया, एक सिंबल दे दिया इज इट। तो इसके ठीक सामने जो सरफेस होगा वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। इट शुड बी प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज आप यहाँ भी दिखाए हो, समझाया हूँ थोड़ी देर पहले। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा जितना ऊपर वाले सरफेस पर होगा।
इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। इसलिए बच्चों मैंने उसको एक नया सिंबल दिया, माइनस क्यू डैश। अब माइनस क्यू डैश के ठीक सामने जो कनेक्टिंग प्लेट है उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। आई मीन इट शुड बी प्लस क्यू डैश, इक्वल एंड अपोजिट। इन दो प्लेट को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको पॉइंट टेम डिनोट करता हूँ तो इसको भी पॉइंट टेम ही डिनोट करना पड़ेगा और कहा जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। हाँ, बच्चों इस फिगर में कुल 3 कैपेसिटर बनेंगे। फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट के बीच में C1 बनेगा, सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट के बीच में C2 बनेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में C3 बनेगा। C1 का फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 का भी फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C3 का फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 1.5 डी। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं तो C3 की वैल्यू आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। तो C1 C2 C3 लिख डाला। इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट में ये दोनों प्लेट इक्वल पोटेंशियल पे होंगे तो माना जाएगा कि ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। उस कॉमन पॉइंट को अल्फ़ाबेटिकली M से मैंने डिनोट किया। ये तुम्हारा फर्स्ट कैपेसिटर कहलाएगा। C1 कहा जाएगा कि C1 की पॉजिटिव प्लेट पॉइंट A से जुड़ी है और C1 की नेगेटिव प्लेट पॉइंट M से जुड़ी है। और ये C2 कहलाएगा। C2 की पॉजिटिव प्लेट पॉइंट M से जुड़ी है, C2 की नेगेटिव प्लेट पॉइंट B से जुड़ी है। ये C3 कहलाएगा। C3 का नेगेटिव प्लेट पॉइंट B से जुड़ा है, C3 का पॉजिटिव प्लेट पॉइंट M से जुड़ा है। अब हम लोग इस डायग्राम को एक दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि इसमें जो 8 सरफेसेज हैं उस पर चार्ज निकालूँ। 8 का मतलब ये फर्स्ट सरफेस, इस पर चार्ज 0 होगा। ये सेकेंड सरफेस, इस पर चार्ज प्लस Q होगा। थर्ड सरफेस, इस पर माइनस Q होगा। फोर्थ सरफेस, इस पे चार्ज प्लस Q होगा। फिफ्थ सरफेस, इस पे माइनस Q होगा। सिक्स सरफेस, इस पे चार्ज माइनस Q डैश होगा। सेवेंथ सरफेस, इस पे चार्ज प्लस Q डैश होगा और एथ सरफेस, इस पे चार्ज 0 होगा। प्यारे बच्चों, मेरे सामने टोटल 3 अननोन्स हैं, कैपिटल Q, स्मॉल q एंड Q डैश। इन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन भी क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। फिर किरचॉफ लॉ यूज करके हम लोग चार्ज को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक डायग्राम और हेल्प लेना होगा। ऊपर वाले डायग्राम को प्यारे बच्चों इस एक इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि C2 का पॉजिटिव प्लेट पॉइंट M से जुड़ा है, C3 का पॉजिटिव प्लेट भी पॉइंट M से जुड़ा है, C2 का नेगेटिव प्लेट कॉमन पॉइंट से जुड़ा है, C3 का नेगेटिव प्लेट कॉमन पॉइंट से जुड़ा है और ये कॉमन पॉइंट अल्टीमेटली B से जुड़ा है। ऊपर आपने देखा होगा। उसी तरह से जो पॉइंट M है बच्चों, C1 की नेगेटिव प्लेट पॉइंट M से जुड़ी है, ऊपर दिखाया हूँ आपको, और C1 की पॉजिटिव प्लेट पॉइंट A से जुड़ी है, ऊपर दिखा चुका हूँ। और A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का EMF भी दिखा चुका हूँ। ऊपर के डायग्राम में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A से जुड़ा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल B से जुड़ा है। तो इसमें बच्चों 4 सर्कुलेशन जो दिखाया हूँ कैसे माना जाएगा। माना कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लस कैपिटल Q चार्ज पुश किया। ये जो पुश किया वो Q सर्कुलेट होते हुए पॉइंट M तक आया, यहाँ तक आया। फिर 2 रास्तों में डाइवर्ट हुआ। अपर लाइन से स्मॉल Q गया, लोअर लाइन से Q डैश गया।
किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो चार्ज होता है ये जंक्शन टू जंक्शन सेम अमाउंट होता है। आई मीन क्यू डैश लोअर लाइन से चलेगा तो यहाँ पे जाके पहुँचेगा, क्यू जो अपर लाइन से चलेगा वो यहाँ तक पहुँचेगा, फिर ये दोनों कंबाइन होकर कैपिटल क्यू बन जाएंगे और कैपिटल क्यू यहाँ से मूव करेगा तब टू द नेक्स्ट जंक्शन कैपिटल क्यू फिर यहाँ पे आएगा। प्यारे बच्चों समझो, कैपिटल क्यू ऐसे चल के बैटी से होता हुआ पॉइंट एम पर आएगा, फिर अपर लाइन से क्यू जाएगा, लोअर लाइन से क्यू डैश जाएगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ऊपर देखे हो, कहते हैं कि ये प्लस क्यू आके इस प्लेट पे जमा हो जाएगा, तो C2 की पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, फिर प्लस क्यू यहाँ से मूव करेगा, यहाँ बचेगा माइनस क्यू, क्यू डैश आके यहाँ जमा होगा, डिपॉजिट होगा, तो C3 की पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू डैश आएगा, फिर क्यू डैश मूव करेगा, यहाँ बचेगा माइनस क्यू डैश। ऊपर आपने देखा है कैपिटल क्यू आके इस पे डिपॉजिट होगा, तो C1 की पॉजिटिव प्लेट पर प्लस कैपिटल क्यू होगा, फिर कैपिटल क्यू यहाँ से मूव करेगा, यहाँ बचेगा माइनस कैपिटल क्यू, तो C1 की नेगेटिव प्लेट पर माइनस कैपिटल क्यू होगा। तो जैसा ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो इस डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहा है। बच्चों अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर है। C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ C1 सीरीज़ में होगा, इज इट। तो जो A और B के बीच का इक्विवेलेंट होगा वो निकालने का तरीका ये होगा कि पहले C2 और C3 का इक्विवेलेंट निकाला जाए। सपोज दैट इज C डैश इक्वल C2 प्लस C3, इज इट। तो C डैश निकालो बच्चों, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। तो ये C डैश की वैल्यू आ गई। अब ये जो C डैश होगा दैट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद C1। C डैश को C1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया जाएगा, फिर A और B के बीच में जो फाइनल इक्विवेलेंट होगा उसको एक सिंबल दे दो CAB। तो जब बच्चों C डैश और C1 सीरीज़ में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा, आई मीन 1 अपॉन टोटल इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई C डैश प्लस 1 बाई C1। C डैश की वैल्यू पुट किया, C1 की वैल्यू पुट किया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में आ गया 8D अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट AB। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो CAB आएगा। तो CAB की वैल्यू आती है 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 8D। बच्चों ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो सॉल्व हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से ही सॉल्व होता है। CAB की वैल्यू आती है 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 8D। नाउ सेकेंड पार्ट, द टोटल चार्ज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसको आप निकालने का एक शॉर्ट मेथड अपना लो। टोटल चार्ज निकालने का शॉर्ट मेथड ये होगा, डायग्राम देखो। बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से कैपिटल क्यू निकला, कहा जाएगा दिस इज टोटल चार्ज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसका शॉर्ट मेथड ये होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी जुड़ी होती है उन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकाला जाता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बैटरी की EMF से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो टोटल चार्ज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी तुरंत सॉल्व हो जाता है। इस शॉर्ट मेथड में यूज करने जा रहा हूँ कैपिटल क्यू इक्वल्स इक्विवेलेंट CAB इंटू EMF। इस मेथड से हम लोग कैपिटल क्यू सॉल्व कर लेंगे। CAB इंटू EMF से कैपिटल क्यू आसानी से सॉल्व हो जाता है। CAB की वैल्यू पुट कर डाला, कैपिटल क्यू निकल आया। नाउ यूजिंग द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन एम, जंक्शन एम पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करो। कैपिटल क्यू इक्वल्स क्यू प्लस क्यू डैश, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इक्वेशन 1। इसको डायग्राम से समझो। जंक्शन एम पे बच्चों इंटरिंग चार्ज कैपिटल क्यू होगा, लीविंग चार्ज क्यू प्लस क्यू डैश होगा। इसको कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ।
तो जंक्शन एम पे हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ किया, इंटरिंग चार्ज कैपिटल क्यू, लिविंग चार्ज क्यू प्लस क्यू डैश, इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद किरचॉफ सेकेंड लॉ इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा? यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द पेरिफेरल लूप। पेरिफेरल लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ। मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट ए, वी ए माइनस क्यू बाई सी वन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इस क्वेश्चन देख लो। माइनस क्यू बाई सी वन माइनस स्मॉल क्यू बाई सी टू प्लस सी इक्वल्स वी ए। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन कैसे बना है आपको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। पॉइंट ए से स्टार्ट करूँगा, पॉइंट ए पर जाकर रुक जाऊँगा, जहाँ से चलते हैं वहाँ का पोटेंशियल पहले लिखते हैं, और जहाँ पे रुकते हैं उसका पोटेंशियल इक्वल के बाद लिखते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। पॉइंट ए से स्टार्ट करो, वी ए क्लॉकवाइज मूव करो। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पर जाते वक्त पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल जो डिक्रीज होगा फार्मूला होगा माइनस कैपिटल क्यू बाई सी वन। तो आपने देखा नीचे लिखा हुआ था, यहाँ से चलोगे तो पहले लिखोगे वी ए, फिर इसको क्रॉस करोगे माइनस कैपिटल क्यू बाई सी वन, फिर पेरिफेरल लाइन से चलो, ऊपर से चलो, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर लिखोगे माइनस स्मॉल क्यू बाई सी टू। इस जंक्शन पे आने के बाद फिर आगे बढ़ोगे, फिर डाउनवर्ड आओगे नथिंग, फिर लेफ्ट जाओगे नथिंग, फिर रास्ते में बैटरी मिलेगी। बच्चों, जब बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है इक्वल टू प्लस सी। यहाँ पे एक टर्म लिखोगे प्लस सी, फिर पॉइंट ए पर आकर रुक जाओगे। जब रुक जाओगे तो इक्वल के बाद फिर से लिखोगे वी ए। यही है किरचॉफ सेकेंड लॉ जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है आपके लिए। देखो सेम टू सेम इक्वेशन ऐसी बना है। फिर वी ए को राइट ट्रांसफ़र करो, वी ए माइनस वी ए जीरो हो जाएगा। फिर माइनस क्यू बाई सी टू को राइट साइड में ले जाओ, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्यू बाई सी टू इक्वल्स माइनस कैपिटल क्यू बाई सी वन प्लस सी। बच्चों सी टू से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू की वैल्यू आती है इक्वल टू माइनस सी टू बाई सी वन इंटू कैपिटल क्यू प्लस सी टू इंटू ई। तो इससे एक इक्वेशन क्रिएट हो गया यहाँ पे, इज इट। और बच्चों आपको ऊपर दिखा चुका हूँ कि सी वन और सी टू दोनों इक्वल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, क्यू इक्वल्स माइनस क्यू प्लस सी टू ई। कैपिटल क्यू की वैल्यू ऊपर सॉल्व हो गया है, पुट कर दिया, सी टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों को सॉल्व किया, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 8 डी इंटू ई। क्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाती है 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 8 डी इंटू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में चार्ज का डायरेक्शन गलत दिखाते हैं, तो सॉल्व करने पर ये नेगेटिव आता है। आमीन, अगर ये नेगेटिव आया होता तो क्यू का डायरेक्शन में पलट देता, लेकिन ये पॉजिटिव आया है तो मेरा डायरेक्शन सही है। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 2। बच्चों, कभी कभी सॉल्व करने पर ये नेगेटिव भी आता है। जैसे कैसे आता है नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने गलती से इसको राइटवर्ड के बजाय लेफ्टवर्ड दिखा दिया, तो जब क्यू को यहाँ से ऐसे लेफ्टवर्ड दिखाओगे तो फिर इस पे प्लस दिखाओगे, इस पे माइनस दिखाओगे, लेफ्टवर्ड ऐसे दिखा दिए, और इक्वेशन सॉल्व करने पर ये नेगेटिव आ गया। तो करना क्या होगा, तो माना जाएगा कि ये पॉजिटिव माने थे तो एजम्पशन तुम्हारा गलत है, नेगेटिव आने पर डायरेक्शन सुधारना होगा। फिर इसको राइटवर्ड दिखाना होगा आंसर लिखते वक्त,
और इसकी पोलैरिटी बदलनी होगी। इसको प्लस दिखाना होगा, इसको माइनस दिखाना होगा। लेकिन बच्चों जिस तरह से मैंने दिखाया है तो सॉल्व करने पर तो ये पॉजिटिव आया, यानी कि फिर ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। मेरा एजम्पशन ट्रू है और मैंने सही तरीके से काम किया है। ये नेगेटिव आने पर डायरेक्शन पलट दिया जाता है, पोलैरिटी में करेक्शन कर दी जाती है। अब देखो क्यू डैश के बारे में। देखो कैपिटल क्यू पॉजिटिव आया है, इसका भी एजम्पशन ट्रू है और इसका भी डायरेक्शन सही है। स्मॉल क्यू पॉजिटिव आया है, डायरेक्शन सही है, एजम्पशन सही है। इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल कर लो, क्यू डैश निकालो, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू की वैल्यू पुट करो, स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करो। 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 8 डी आएगा इंटू ई। 8 को 2 से काटो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 4 डी इंटू ई। बच्चों सॉल्व करने पर क्यू डैश भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब तुमने इसका भी डायरेक्शन सही दिखाया है, एजम्पशन सही है। जब सभी चार्ज पॉजिटिव आते हैं तो तुमने डायरेक्शन सही दिखाया है, और जब डायरेक्शन सही दिखाया है तो कैपेसिटर्स की पोलैरिटी भी सही मानी जाएगी। पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ सॉल्व करने पर क्यू पॉजिटिव आया तो पोलैरिटी सही है, नो चेंज। सॉल्व करने पर क्यू डैश पॉजिटिव आया, पोलैरिटी इसकी सही है, कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्व करने पर कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव आया है, तो ये भी पोलैरिटी सही है, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने तीनों अननोन को इक्वेशन बना के निकाल लिया। और जब 3 अननोन बच्चे सॉल्व हो जाते हैं तो आंसर कैसे लिखते हो? तुम्हारा क्वेश्चन था द चार्जेज ऑन इट सरफेसेस, तो आंसर लिखोगे 0 on the first surface plus capital Q on the second surface minus capital Q on the third surface plus Q on the fourth surface minus Q on the fifth minus Q dash on the sixth plus Q dash on the seventh and 0 on the 8th। ऊपर डायग्राम में तुमने इसी तरह से चार्ज दिखाया है। अब ये सभी अननोन की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो, विथ प्रॉपर साइन यहाँ पे पुट कर दो। ये तुम्हारी एट सरफेस पे टोटल चार्ज का आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों इसी तरह से किया जाता है। इसमें और देखो क्या था, थर्ड पार्ट में पूछा था द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट्स, so that will be only due to plus q and minus q dash। Electric field due to other surface charges will cancel out। ऐसा क्यों होगा जरा इसको देखो बच्चों। ये सेकेंड प्लेट है और ये थर्ड प्लेट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये केवल जो फेसिंग चार्जेस होते हैं इन्हीं के कारण से होता है, यानी कि प्लस क्यू के कारण से डाउनवर्ड आएगा, माइनस क्यू के कारण से भी डाउनवर्ड आएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। बाकी जो चार्जेज हैं उनकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखो, अगर यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज रख दो, ध्यान से सुनना, +1 यूनिट चार्ज रख दो तो इस प्लस कैपिटल क्यू का यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा, माइनस कैपिटल क्यू का यहाँ पे अपवर्ड आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ड्यू टू सेम रीजन माइनस क्यू डैश का डाउनवर्ड आएगा, प्लस क्यू डैश का अपवर्ड आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो केवल आमने सामने जो चार्ज दिखते हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी जो इधर वाले चार्जेस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लेते हैं
और इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर लेते हैं। डबल करने पर बच्चों फार्मूला बनता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किसी एक सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों की वजह से होगा, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट्स will be only due to plus q and minus q. Electric field due to other surface charges will cancel out. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन लेने पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा की वैल्यू क्यू वाई कैपिटल ए होगी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दो बच्चों और सिंप्लीफाई कर लो, तो कैंसिल आउट होने के बाद बचता है 3e अपान 8d। अब इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट कम्स आउट 3e अपान 8d, ये आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट्स। प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, फार्मूला आता है E/d। ये मैं कई बार कर चुका हूँ। ई की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, लिख डालो, और सेकेंड और थर्ड प्लेट के बीच का जो गैप है d मल्टीप्लाई कर डालो। d और d कैंसिल होगा, 3e/8 बचेगा। सो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट। डन। नाउ फिफ्थ पार्ट, the stored potential energy between second and third plates। सेकेंड और थर्ड प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर बनेगा उसको C2 बोला गया है। तो कैपेसिटर के भीतर जो स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला होगा वो Q² फार्मूला होगा। Q वही होगा जो C2 के पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पर होगा, और C की जगह पे C2 होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस की वैल्यू C2 है और पॉजिटिव नेगेटिव सरफेस पे चार्ज स्मॉल q है। तो इस फार्मूले से आप स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकती हो। बच्चों, Q की वैल्यू न्यूमरेटर में रखो, C2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखो, स्क्वायर करो, डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो। फाइनल आंसर आता है 9 एप्सिलॉन नॉट a अपान 128d इंटू ई स्क्वायर। ये हो गया स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड प्लेट। गॉट इट? सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे पास अभी कराने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन लेवल 3 के माने जाते हैं और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तभी मैं एक एपिसोड और लूँगा और नेक्स्ट एपिसोड पे मैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कराऊँगा, और वो सारे क्वेश्चन कराने के बाद ये चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 3 के क्वेश्चन कराने के बाद मेरी ओर से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैथमेटिकल होता है। बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारी एनालिसिस होगी, बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे। मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा और उसका राइटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसकी मैं राइटअप प्रिपेयर करते जाऊंगा, आपको पढ़ाते जाऊंगा, और जब मेरा राइटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक बुक पब्लिश करूंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा। प्यारे बच्चों, ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक, इस बुक को मैंने 30 सितंबर को पब्लिश किया है, इन्फॉर्मेशन में दे चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स एडवांस्ड, ये बुक मैं पब्लिश कर चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप ऑर्डर करके एक बुक मंगा लेना, अपने टेबल पर रिवीजन के लिए रखना। तो प्यारे बच्चों, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जो मैं आपको कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। सो आज तो टाइम ज़्यादा हो रहा है,
तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।